नमस्कार पब्लिक है, सब जानती आप देख रहे हैं भारत 24 पर। मैं हूं सचिन। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इन्फेंट्री डे के दिन रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सेना की मौजूदगी में, सेनाध्यक्ष की मौजूदगी में जवानों को संबोधित करते हुए पाक अधिकृत कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सलाता है, ये कहा। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया है, यात्रा तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1994 में भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे। इस प्रस्ताव में दरअसल सदन में पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा माना गया था। उसे जल्द पाक के कब्जे से आजाद कराने पर सहमति बनी थी। ऐसे में रक्षा मंत्री का इस बात को कश्मीर की धरती से दोहराना, सेनाध्यक्ष के सामने दोहराना, क्या इस बात का संकेत है कि पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है, और जिसका ग्रीन सिग्नल खुद रक्षा मंत्री ने इन्फेंट्री डे के मौके पर दिया? तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि किसी भी दिन पीओके पर सेना का बड़ा एक्शन दिखेगा? तो आज की बहस इसी से जुड़ी। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित के प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। तो ऐसे में आज की बहस इन्हीं सवालों के साथ कि नए भारत की तस्वीर अब होगा अखंड कश्मीर। दूसरा, राजनाथ को क्या यह सेना का ग्रीन सिग्नल है? क्योंकि इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद बात गिलगिट की और बाल्टिस्तान जैसे इलाकों की भी की जाएगी। पीओके पर पूरी होगी मोदी शाह की प्रतिज्ञा। वहीं नए भारत का प्रण पीओके को लेकर लेंगे दम। वहीं पाक हो जाओ तैयार, अब होगा अंतिम प्रहार। जो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो हम आपको दिखा दें। आरपी सिंह है इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। महिमा सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। मेजर जनरल के सिन्हा है इस वक्त, रक्षा विशेषज्ञ। आरटी टिक्कू इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियो में, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, कश्मीरी एक्टिविस्ट और कश्मीरी मामलों की जानकार। अहमद अयाज हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट। बिलाल खान हमारे साथ तो स्टूडियो में मौजूद होंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक होंगे। सबसे पहले आरपी सिंह साहब, रक्षा मंत्री जो है, जाहिर सी बात है सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री जो है, सेनाध्यक्ष जो है वो रक्षा मंत्री को अपना बॉस मानते हैं। रक्षा मंत्री इन्फेंट्री डे पर पहुंचता है और वो अगर यहां पर कहे कि पीओके की जनता का दर्द हमें भी सालता है और बहुत जल्द जो है हम पीओके को लेकर के रहेंगे, वहां के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, तो मैं क्या ये मानूं कि पीओके पर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये रक्षा मंत्री का सेनाध्यक्ष के सामने किसी तरीके का ग्रीन सिग्नल है? देखिए, रक्षा मंत्री जी ने वो कहा जो देश की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था। 22 फरवरी 1994 को देश की पार्लियामेंट ने एक मत से प्रस्ताव पास किया और कहा कि जो हिस्सा पाकिस्तान हमसे ले गया वो हमको वापस लाना है। पाकिस्तान हमारे जो भारत के पास हिस्सा है उसमें शरारत करना बंद करे, उस पर छेड़खानी करना बंद करे, ये और वहाँ से आतंकवादी भेजना बंद करे। ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, 4 पॉइंट का रेजोल्यूशन है। बड़ी स्पष्टता से लिखा गया और कहा गया कि जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर ले गया उसका हिस्सा वापस चाहिए, जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो लेगा उसको वापस चाहिए। एक दूसरा, हमारी मंशा तो साफ़ है। अगर मंशा साफ ना होती तो 5 अगस्त 2019 वाला एक्शन नहीं होता। लोग तो कहते थे कि धारा 370 और 35 से हटाओगे तो यहाँ पर तिरंगा को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ पे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज कश्मीर के हर गांव में तिरंगा लहराया जा रहा है, कश्मीर की हर छत पे तिरंगा है। वहाँ पर चीज़ें आस्ता आस्ता नॉर्मलसी की ओर भी आ रही हैं। आज वहाँ पर जुम्मे के दिन निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे नहीं लगते, वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती, वहाँ कैलेंडर नहीं निकलता हर
शुक्रवार के दिन की ये कैलेंडर है, इस हफ्ते का यहाँ ये बंद होगा, ये होगा। तो राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ठीक ही कहा कि हमारी दिशा उत्तर की ओर है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड उत्तर की ओर आता है और हमारे एजेंडा पे है, जिसमें कोई इसमें दो मत भी नहीं है। मैं तो लगातार निरंतर कहता आया हूँ कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो उधर है उसको हमारे साथ जोड़ना ही पड़ेगा और उसकी 24 सीटें जो खाली हैं कश्मीर की असेंबली में उनको हमको भरना ही चाहिए। क्या उसका कोई वक्त दो आ मत गया नहीं है? और मुझे लगता है किसी का भी, आपने हालांकि आज का मैं एक मिनट पूरी बात कर लूँ को, और यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो कांग्रेस के भी हों, बेशक वो इंडिपेंडेंट कोई एनालिस्ट भी हों, मेरे ख्याल इससे तो किसी का भी दो मत नहीं होगा कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक वक्त आ गया है तो ये आर्मी तय कर लेगी, आर्मी को छूट है, आर्मी तय करे और उसके अनुसार एक्शन करे। ठीक है सर। हिंदुस्तान की सरकार की सपोर्ट हमेशा किसी भी इस प्रकार के एक्शन के लिए साथ देगी, क्योंकि वो करने करेगी, आर्मी वो करेगी जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। ठीक है और महिमा जी, ये भी बात ठीक है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में वहाँ लोग प्रताड़ित हैं, लोग तंग हैं। लगातार इस प्रकार की वीडियो संदेश लगातार सोशल मीडिया में टीवी चैनल्स पे जाहिर लगातार सी आते बात है, हैं कि आरपी किस सिंह प्रकार साहब, वहाँ जिस पे, तरीके का जुल्म और बर्बरता वहाँ वहाँ की पर सरकार- पाकिस्तान ढाता है और जो वीडियोस आते हैं वहाँ पे कश्मीरियों को कैसे वहाँ पर जीने नहीं दिया जाता, कैसे गिलगित बाल्टिस्तान में अत्याचार करता है, इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता कि पीओके हमारा हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा और उसे पाकिस्तान के कब्जे से तो मुक्त कराना ही है। और महिमा जी, क्योंकि ये सर्वसम्मति से सदन में पारित प्रस्ताव है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ ऐसा कुछ बड़ा होता है या फिर ऐसा कुछ बड़ा सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, जिसका अगर कुछ यहाँ पर मैं हिंट अगर लूं भी, जो रक्षा मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पीओके को आजाद कराना है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस भी पूरा साथ देगी। बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का सचिन जी और हमें आमंत्रित करने का। बिल्कुल, जो देश का है, जो यथार्थ है, यथार्थ को कौन बदल सकता है। लेकिन आज दो अहम सवाल भाजपा के सामने खड़े हैं। पूरे देश की जनता उन दोनों सवालों के जवाब भाजपा से चाहती है। अभी हमने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि आज कश्मीर के हर गांव में तिरंगा फहराता है, आज कहीं पत्थरबाजी नहीं होती। इन बातों का उत्तर देने बाद में आऊंगी, लेकिन जो आज भारत के बच्चे के मन में दो सवाल हैं, वो सवाल मैं आज यहाँ से पूछ लूं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर लद्दाख और अरुणाचल में चीन का जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा का लगभग दिल्ली जितना वो दायरा है, जितना एरिया दिल्ली का है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण सरकार कब देने वाली है। कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई इंट्रूजन हुआ ही नहीं है, घुसपैठ हुआ ही नहीं है, और फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बोल देते हैं कि हमने उन्हें खदेड़ दिया है। आप दोनों बातें नहीं बोल सकते हैं, आप को एक स्टांस लेना पड़ेगा और वो स्पष्टता भारत की जनता को देनी पड़ेगी। आप उसको लेकर क्या कर रहे हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा यदि कश्मीर में है, लद्दाख में भी है और वो अरुणाचल में भी है, वो चीन के लिए भी है जैसे वो पाकिस्तान के लिए है। तो आप एक मुद्दे को तो अहमियत दें और दूसरे को दरकिनार करें, नजरअंदाज करें, ये बिल्कुल हम असहनीय है हर भारतीय के लिए। और दूसरा बड़ा सवाल मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद हत्या होती जा रही है, ये प्रोपेगेंडा जिसको बनाया है भाजपा सरकार ने, ये उसके ऊपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? क्यों हम कभी प्रधानमंत्री जी के मुख से इस ठीक है, मैं दोनों सवाल संक्षिप्त में एड्रेस ले लेता हूं, फिर उसके बाद जो है मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। हो चुकी हैं। ठीक है मैम, ये आपके मैं दोनों सवाल ले लेता हूं। ठीक है, ये मैं आपके दोनों सवाल ले लेता हूं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सिंह साहब। जो इन्होंने 2 पॉइंट रखे, नंबर 1 कि अभी तो पहले वाले सबूत ही नहीं दिए, फिर नई की तैयारी करने चल पड़े। भाई अभी पहले पुराने सबूत तो क्लियर कीजिए ना, सचिन वही क्लियर नहीं किया अभी आपने। और दूसरा, कश्मीर में तो रोज टारगेट किलिंग हो रही। सचिन एक मिनट सचिन जी, मैं बोलूँगा तो राजनीतिक हो जाएगा। यहाँ पर आपके यहाँ एक रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं और एक कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट भी करती हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं। दोनों से पूछिए, मैं उत्तर बाद में कर दूंगा, पर उन दोनों से पूछिए, वो इनको देंगे तो उनको थोड़ा यकीन आएगा, मेरी बात पे यकीन आएगा नहीं। कोई मैं कुछ तीखी टिप्पणियाँ कर दूँ दिक्कत होगी। मेरा निवेदन है, दोनों से पूछ ले, उत्तर दे देंगे वो। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बस यही तरीका है भाजपा का
यही तरीका है, दंगों पे दंगे वहां होते जा रहे हैं। आप फिर राजनीति सुनो, फिर बहन सुनो, और आपने कहा तो फिर सुनिए। मैं तो चाहता नहीं था कि देश की सुरक्षा के मैटर में महिमा जी यही तो दिक्कत है। महिमा जी अभी तो महिमा जी यही तो दिक्कत है। महिमा जी इसी चीज का फायदा तो पाकिस्तान उठाता है ना महिमा जी। जब हम आपस में बैठ करके सर्वसम्मति से पारित 1994 के प्रस्ताव पर बहस करते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसे तो लेकर के लिया ही जाएगा, तो हम क्या पैनलिस्ट तमाम भारतवासी एक अलग आइडियोलॉजी के होने के बावजूद भी उस पर एग्री क्यों नहीं कर सकते? मैम ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ और भी हो सकते हैं। ये तो बड़ी रोचक बात है कि भाजपा नेहरू के ऊपर, गांधी के ऊपर सवाल उठाती रहे तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें नहीं गिराता। हमारे ही अपने ऐतिहासिक तथ्यों पर सवाल उठाते रहे, वो नहीं गिराता। हम एक आंतरिक चर्चा में स्पष्टीकरण मांगे तो ठीक है मैम, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप इनके ऑपरेशंस को लेकर के इन्होंने क्या कुछ किया, पहले किसको क्या अनाउंसमेंट हुई, आप बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन अल्टीमेटली पीओके या फिर अगर कोई बात होगी, अगर कोई बात सेना की होगी तो हमें वही बिलीव करना पड़ेगा जो सेना का वर्जन है। मैम हमें वही बिलीव करना पड़ेगा। आप उनको काउंटर कर लीजिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगा। अल्टीमेटली विल हैव टू बिलीव जो सेना का वर्जन है। मैम 1993 का प्रस्ताव था, 1999 और 2004 तक इन्हीं की सरकार थी कि नहीं थी? आप ये उत्तर लीजिएगा इनसे। ठीक है, अभी लेता हूं मैम। ठीक है, अहमद अयाज साहब, आप तो इंतजार कर रहे होंगे तभी से, आप तो तब से इंतजार कर रहे होंगे जब से कल रक्षा मंत्री ने कह दिया कि कब ये दूरी हटेगी, कब आप जो है बाकी कश्मीरी भाइयों से मिलेंगे, उनका दर्द जो है अपना दर्द होगा, क्योंकि हिस्सा तो हमारा ही है ना सर, तो दिल तो दुखता ही है। अब ठीक वक्त आ गया, रक्षा मंत्री ने कल जिस तरीके से कहा सेना के सामने। देखिए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उसके साथ साथ चाइना के पास भी कुछ हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। और अच्छी बात है अगर रक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम ये हिस्सा वापस ले आएंगे तो हमको इसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन देखना पड़ेगा ये क्या ये अमली तौर मुमकिन होगा, वो सबसे बड़ी बात है। 2 लाइन स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना ये ठीक है, तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है और होती रहती है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या ये मुमकिन है, क्योंकि ये जो इशू है ये कोई 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं है बल्कि 2 ममालिक के मामलात है, और जिसमें वाज़ेह पोजीशन है इंडिया की कि ये हमारा बायलैटरल इशू है। तो उसके बारे में बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं शिमला में, आगरा में, लाहौर में, और पिछली बार जब ट्रंप जी ने ये कहा कि मैं मुदाखलत करके, मैं इंटरफेयर करके मीडिएट करूँगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले कि भाई नहीं, ये हमारा बायलैटरल इशू है। ये शायद 2020 या 19 की बात है। तो कहां से बायलैटरल इशू हो गया? नहीं, पीओके कहां से बायलैटरल इशू? सुनिए ना भाई भारत का इंटरनल मामला है ना सर, ये तो भारत का इंटरनल मामला, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है आर्टिको जी। सुनिए ये देखिए, आप इसको टुकड़ों में नहीं ले सकते हैं। आपको जम्मू कश्मीर पूरा बात करना पड़ेगा, पूरा है। जम्मू कश्मीर का जो पीओके के पास है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जो चाइना के पास है उसमें शायद कोई बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आसानी से किया जा सकता है और वो भी किया करना चाहिए। और जहां तक पीओके के मामले के हिस्से के बात है, वहां जो ये बायलैटरल मामला सामने आए हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं, तो उसमें जब आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो फिर एक ही साइड नहीं ना, ये तो पूरा जम्मू कश्मीर आएगा। तो पूरा जम्मू कश्मीर कैसे आ जाएगा, वही तो मैं समझ नहीं रहा। पूरा जम्मू कश्मीर कैसे आ जाएगा भाई? ये जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। आप बैठे हैं मेरे से चर्चा कर रहे हैं भाई, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो हमारा अंग है, हम जाएंगे उसको छुड़ा के ले आएंगे। भाई ये तो सेना का दम है ना। आरती टिक्कू, सबसे पहले क्या यही एक सोल्यूशन है? क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, जब तक पीओके भी यहां पर अल्टीमेटली नहीं आएगा, तो यही कहीं ना कहीं दुखती रग बनता रहेगा। और वो जो आतंकवाद की समस्या, टारगेट किलिंग, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, उस पर पूर्णता लगाम नहीं लग सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 47 से लेकर अभी तक पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने जिस पीओके पे कब्जा किया, भारत की धरती पे कब्जा जिस पे किया, उसी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, वहाँ के लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया।
वहाँ पे टेरर कैंप्स लगाए। पिछले 32-35 साल से टेरर कैंप्स लगे हैं और उन टेरर कैंप से कौन निकले? जो जिहादी कश्मीर में घुसे, इस तरफ के कश्मीर में घुसे, किनको मारा? कश्मीरी मुसलमानों को मारा, कश्मीरी हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा, भारतीय फौजों को मारा, पुलिस को मारा। और आज भी जो है कौन लड़ रहा है उनके खिलाफ? भारत की फौज लड़ रही है, कश्मीरी हिंदू लड़ रहा है, पुलिस लड़ रही है। तो भारत को पिछले 75 साल में कई सारे मौके थे कि वो पीओके पे आक्रमण करके वापस पीओके को अपने हिस्से में ले आते और वहाँ पे भारतीय फौज जो है तैनात रहती और ये टेरर कैंप्स, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पिछले 35 साल में, वो नहीं होता। आज की डेट में पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्यों बदनाम है? वो इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान ने यही ज़मीन को एपी सेंटर ऑफ टेरर बनाया। आज की डेट में जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो गलत नहीं है, वो सही कह रही है कि कश्मीरी हिंदू जो टारगेट हो रहे हैं आज की डेट में भी हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि सिविलियन जो किलिंग्स थी उसमें कमी आई है, टेरर इंसिडेंट्स में है कमी आई है, स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, लेकिन एक जो वल्नरेबल सेक्शन है जो कि कश्मीरी हिंदुओं का है वो अभी भी लगातार गोलियां खा रहा है। तो भारत के पास कोई विकल्प रहता ही नहीं है इसके सिवा कि भारत जो है पीओके पे आक्रमण करे और उसको वापस भारत में ले आए। भारत की फौज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फौज है पूरी दुनिया में। कहीं इनका कोई किसी भी कंट्री में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करते। पाकिस्तान की फौज बाजवा हो या कहीं कोई कियानी हो, हर पाकिस्तान का आर्मी जनरल, पाकिस्तान का आईएसआई जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। पूरी दुनिया उनसे तंग आ चुकी है। सितंबर 11 से लेकर 26/11 तक पाकिस्तान आर्मी ने पीओके की जो ज़मीन है वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल की है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। अलकायदा को जगह दी, तालिबान को जगह दी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको जगह किसने दी? पाकिस्तान। आज तो यूएनएससी की मीटिंग में मुंबई में आवाज तक सुना दी उस आतंकी जो पाकिस्तान में बैठ करके ऑपरेट कर रहा था 26/11 जब हुआ था। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं कुव्वत की बात नहीं करूंगा, मैं ताकत की बात नहीं करूंगा, मैं वक्त की बात करूंगा। इज दिस द हाई टाइम सर? इज दिस द हाई टाइम जब टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है लगातार, या वहां से पॉलिटिकल पार्टीज जिनका वजूद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं 90 जैसा पलायन हो रहा है, एक भी हिंदू यहां रहने नहीं पाएगा? इज दिस द हाई टाइम सर कि सेना जाए पीओके लेकर के आ जाए? और शायद रक्षा मंत्री सेनाध्यक्ष के सामने इससे साफ गोई से नहीं कह सकते थे। सचिन, जय हिंद। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म का है, एपी सेंटर ऑफ सारे चीज़ जो इंडिया के अंदर में भारत इतने सालों से देखता रहा है, उसके लेने का वक्त, उसको मैं यदि कहूँ तो पीओके की धरती से, जैसे टिक्कू मैम कह रही थी, उस धरती को लेने का वक्त तो पहले ही था मगर अब आ चुका है। और यदि रक्षा मंत्री इसको एक बार नहीं, ये नहीं कि पहली बार उन्होंने कहा है, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि अब बातचीत नहीं होगी। मैं जब बातचीत की बात करते हैं, अभी आपके पैनल में ही बैठे हुए लोग बातचीत ये दो पक्षीय है, पाकिस्तान भी एक वो क्या कहते हैं मुमकिन नहीं है क्योंकि वो भी उसमें शामिल है। ये बातचीत का तो कोई बात ही नहीं है। बात तो ये है कि हमने ये ज़मीन और हमें मौका मिला, हम उनको नहीं कर पाए क्योंकि पॉलिटिकली हम शायद वीक थे या पॉलिटिकली हमारा इच्छा शक्ति नहीं थी, वो दृढ़ शक्ति नहीं थी। यदि इंडियन आर्म फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से छीन करके बांग्लादेश बना सकती है तो अपनी धरती को नहीं ले सकती। ये तो 71 के अंदर में हमारी कैपेबिलिटी थी, आज कैपेबिलिटी तो कितनी ज़्यादा है। और आपने पिछले बार सुना होगा हमारे सेनाध्यक्ष ने कह चुके हैं हम तो तैयार हैं। हाँ, आज रक्षा मंत्री पब्लिक डोमेन में ये बात कह रहे हैं और इसकी बातचीत पहली बार जब आप 1994 में हुआ था, वो परिस्थितियां भी रेजोल्यूशन है, तो बातचीत कहाँ? इसमें कौन सा पक्ष और विपक्ष है इसके अंदर में? मगर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है
हम कहते हैं कि राजनीति न करेंगे, मगर सारे आपने प्रश्न पूछा इसी पैनल में बैठे हुए, वो इस बात को तय ही नहीं कर पाते हैं कि लेना चाहिए। इसमें कौन सी बात होनी चाहिए? हाँ, यदि रक्षा मंत्री जो कि पूरी तीनों सेनाओं के प्रधान हैं और वो कहते हैं और बार बार कह रहे हैं, श्रीनगर की धरती से कहे, आज उन्होंने लद्दाख से ये बात कही, तो ये बात बार बार आ रही है और इसकी बात उठाई गई थी पुरजोर तरीके से तो 5 अगस्त 2019 के बाद, और उसके बाद तिलमिलाया था चीन। उन्होंने कहा था कि केवल ये नहीं पीओके है, इसके अलावा भी हमारी जब गिल्टिन बल्तिस्तान में खत्म नहीं हो जाती, वो भी इलाका ससगाम वैली का भी है जो हमारा है, अक्साई चिन जो हमने खोया है वो भी है। तो देखिए, हम तो तैयार हैं, सेना, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, मैं भी 40 साल हम तो फड़फड़ाते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारा। ये हमारे देश के लिए, हमारे सेना के ऊपर में भी कफन है सर के ऊपर बांधा हुआ। मगर हमें यदि इस तरह का नेतृत्व मिलता है और क्लियर कट, मैं यकीन दिलाता हूं दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तभी मैंने कहा ना, मैं ताकत और कुव्वत की तो बात ही नहीं करता, और इसको लेने का एक ही तरीका है। जी 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 जी, मैं एब्सोल्युटली, आप नहीं कह रहे हैं, आप वक्त की बात करते हैं। वक्त एब्सोल्युटली राइट है पूरे विश्व में। एग्जैक्टली, यदि लोग हिस्ट्री के किसी पन्ने में कोई जगह होती है तो उसको लेने की हिम्मत रखते हैं और उसको लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंटरनल मामला है, देखिए सीपैक ले आया, उस समय हमने कहा कि हम सीपैक जी कोई एब्सोल्युटली इंडियन हमारा है और बिल्कुल ये राइट टाइम है, ये बिल्कुल सही वक्त है। और बिलाल, मेरे ख्याल से क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी, क्योंकि यहाँ पर पठानकोट होता है तो उरी से जवाब दिया जाता है, पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, ये हमने नए भारत में बता दिया और पूरी दुनिया एकजुट उसका साथ देती है कि हाँ, भारत ने अपने बॉर्डर्स की, अपने हित की रक्षा के लिए किया है, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। आपको लगता है कि अब कोई पॉलिटिकल विल, जिसका वक्त ठीक वक्त पर आ गया है, जो कि यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, उसके बाद किसी तरीके का कोई सबूत मांगिए या फिर ये दिखाइए या वीडियो दिखाइए, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ना बिलाल? देखिए, बिल्कुल सचिन जी, ये हमारे भारत की सुरक्षा का मामला है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कहा गया था 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात सुधरेंगे, आज क्या हो रहा है कश्मीर में पूरे देश और दुनिया को पता है। आए दिन किलिंग होती है, आए दिन मासूम बच्चों को मारा जाता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों हमारे, चाहे वो हमारे सरदार भाई हों, चाहे मुस्लिम हो, कोई सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वहाँ पर किलिंग नहीं रुक रही हैं। स्थिति सुधारने की बात की गई सरकार ने, जो अब मैं अपनी सेना जो है हमारी, वो तो हमारी स्वच्छ है, उसके साथ पूरा भारत 125 करोड़ लोग हम लोग खड़े हैं अपनी सेना के साथ। लेकिन इसमें जो राजनीति करने वाले हैं वो पीओके की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह पहले जो कश्मीर के हालात हैं उनको सुधारने की बात क्यों नहीं करते? जिस तरीके से चीन लगातार हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, घुसता अंदर और कहते कोई घुसा नहीं और सही आंकड़े नहीं देते, हर चीज़ में राजनीति करने की साजिश करते हैं ये लोग। अब मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके से कश्मीर में इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, वही महबूबा मुफ्ती कहती है कि बुरहान वानी जो था वो शहीद था, वो आतंकवाद से मिली हुई, उनके साथ सरकार बनाते हैं क्योंकि आपको मजा आता है सत्ता के अंदर। आप लोग कश्मीरी लोगों का नहीं सोचते, आप लोग देश की सुरक्षा की बात करते तो हैं लेकिन असल में कुछ नहीं करते। अगर आपको आज असल में काम करना है तो कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जो आज कश्मीरी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जो कहा गया था 370 के बाद कि खुशहाली आएगी, वहाँ कोई किलिंग नहीं होगी, और जो है आज जो देश में अलग अलग मुद्दे लाए जाते हैं, चाहे वो चीन को लेकर हो, चीन लगातार पाकिस्तानी घुसाई कर, तो हम तो कह रहे हैं साथ है अपनी सेना के साथ, पाकिस्तान पर अटैक करिए, हमें किसने रोका है? लगातार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ने का काम करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठे कुछ लोग अपने जो हिंदुस्तान में मुसलमान लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। वहाँ से लेकर जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, वो अपने हिंदुस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन राजनीति से उठकर हमें सोचना पड़ेगा सचिन जी, जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनका हम जानते हैं, देश में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं वो भी देखते हैं। आप हिंदुस्तानी पहले कि मुसलमान पहले? हम हिंदुस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं। नहीं, आप हिंदुस्तानी पहले कि मुसलमान पहले? मैंने बताया ना
मेरे दो कान हैं तो मैं नहीं, कौन से आपने पकड़ूं कहा पहले? कि मैं बताऊंगा ना, मैं मैंने तो नहीं हिंदुस्तानी कहा भी कि हूँ बिलाल खान गर्व से मुसलमान भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, मुझे गर्व है दोनों पे होना। सुनिए ना, आवाज ऊंची करने से क्या हो जाता है? आवाज ऊंची करने से नहीं, आवाज लेकिन ऊंची आप करने से बताइए क्या हो क्या जाता है? मुद्दों की बात हो रही है? अरे, मैं एजुकेशन पे आवाज कौन ऊंची- बात कर रहा अरे, है? आवाज- रोजगार पे कौन बात कर रहा है? मैंने आपका इंट्रोडक्शन ऐसा करवाया ही नहीं ना। मैं करवाता हूं कि बिलाल खान एक हिंदुस्तानी मुसलमान बैठा हुआ। आपने कहा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान, मैंने तो कहा राजनीतिक विशेषज्ञ आप लेकर के आए। तो मुझे एक बात बताइए कि आप हिंदुस्तानी पहले हैं या मुसलमान पहले हैं? मैं हिंदुस्तानी पहले हूं और ये हिंदू बाद में हूं। मैं हिंदुस्तानी हूँ पहले, फिर मुसलमान हूँ, ठीक। अब मैं आता हूँ जिस तरीके से ये लोकसभा के तो फिर MP फिर जवाब देते तो फिर सुनिए, अपने मुसलमानों आप का को- बहिष्कार नहीं, करने की बात करते उस पर मैं आपसे जवाब नहीं लूं। तो फिर मैं कह रहा हूं, MP नहीं, आप परमेश्वर वर्मा लीजिए, क्या तो कहते हैं? फिर- मेरा बीजेपी से सवाल तो है मेरी सर। एक नसीहत है, बीजेपी तो से फिर सवाल मेरी है। एक नसीहत है, यहाँ पर हम बैठकर तो कह रहे हैं हिंदुस्तान पीओ के मुसलमान या लेंगे, हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान देश के ना अंदर मुसलमान रह रहे हैं उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं इनके MP। परवेश वर्मा ने क्या कहा? बहिष्कार करना चाहिए मुसलमानों को, इस देश से निकालना चाहिए, उनसे कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। उस पर हम सवाल नहीं कर सकते क्या? जिस तरीके से मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, यहाँ लोग यहाँ बैठे प्रवक्ता जवाब दें। अरे सर, उसको अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई सचिन जी। सैफुद्दीन बर्क भी कह देते तालिबान को मुबारकबाद दे के, वो तो वैसे भी कह देते भाई अच्छे लोग। ऐसे तो राजनीतिक स्टेटमेंट गिनने बैठेंगे तो ना जाने कितने आ जाते अरे हैं। भैया, मैं लेकिन किसी बात उसकी यहाँ बात पर नहीं कर रहा देश जो की ना, इनका ठीक है, आपके मंत्री सवाल है। जायज हैं, आपके सवाल जायज है। आपने जो बात कही कि पहले जो है यहाँ जो कश्मीर है उसमें अमन अमान क्यों नहीं है, वो पहले क्यों नहीं क्लियर करते, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आरपी सिंह आपसे जवाब लूंगा, फिर महिमा जी आपके पास आऊंगा। तो नए भारत की तस्वीर अब होगा अखंड कश्मीर। आरपी सिंह साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल महिमा जी ने उठाया या फिर जो बिलाल सवाल यहाँ पर उठा रहे थे, एक ये कि इंटरनल कश्मीर की इस वक्त कश्मीरी पंडितों को वहाँ जैसे चुन चुन के जो है वापस आना पड़ रहा है, पलायन है, वो स्थिति कितनी गंभीर है, पहले उसे ठीक करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा ये, पठानकोट हुआ तो उरी, पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक इसी सेना ने की थी और बाकायदा पॉलिटिकल विल के साथ की थी, लेकिन उस वक्त भी आपसे सबूत मांगे गए थे। इस वक्त भी तैयार रहिएगा सर। दिक्कत है कि ये सबूत मांगते हैं और जवाब सेना देती है और फिर भी इनको शर्म नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले बहन जी पूछ रही थी, अरे जवाब सेना ने दिया था आपको चाइना के ऊपर, लद्दाख के ऊपर। सेना अध्यक्ष ने जवाब दिया था कि भारत का कोई भी ज़मीन का हिस्सा पाकिस्तान का चाइना के पास नहीं है। ये मेरा नहीं, ये सेना अध्यक्ष का जवाब है। परंतु आपको सेना पे यकीन नहीं, आप तो कहते हैं सेना अध्यक्ष सड़क छाप है, अलग अलग भद्दी भाषा इस्तेमाल करते हैं सेना के बारे में आपके लोग। परंतु वो बात अलग है। परंतु ये इनको याद दिला दीजिए 2013 के अंदर, अगस्त के अंदर NSA श्याम सर ने क्या कहा था, डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है, 640 किलोमीटर ज़मीन चाइना हड़प के लेके, डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। परंतु जो एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करें, हम कैसे इंश्योर करें कि हम वहाँ पर सड़कें बनाएं, वहाँ पर इंतजाम करें। ये एंथनी साहब का 2014 के अंदर बयान है पार्लियामेंट के अंदर, मार्च के अंदर। उसके बारे में कोई उत्तर नहीं मिलेगा इनके यहाँ से। परंतु जो मूल बात है, जो कश्मीर में आज थोड़ी वो स्थिति गड़बड़ हो रही है, उसका भी जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, आप POK कह रहे, POJK ही है। जब उसकी चिंता हम ठीक कर लेंगे तो यहाँ पे भी चीज़ें अपने आप सुधरेंगी, चीज़ें ठीक होंगी। और अभी जो यहाँ पे सेना के पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने ठीक कहा था जनरल साहब ने कि एक टाइम था हमारे पास 1971, 93,000 के लगभग फौजी हमारे पास यहाँ पे थे पाकिस्तान के। टेबल पर हम लोग चाहते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का फैसला कर लेते। हमारी सेना लाहौर तक पहुँची हुई थी, हमारे पास हल था, परंतु हमने टेबल पर बैठकर सरेंडर कर दिया। अब क्या कारण रहे, सबको जानकारी है कि क्या कारण रहे, किस कारण से सरेंडर कर दिया, परंतु हुआ सरेंडर। और आज भी जो हालात जो इस दौर में बिगड़े हैं, उसका कारण भी अपनी जो दोस्ती निभाई जा रही है ना, जो फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ 1987 का जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद ही हालात बिगड़ने शुरू हुए वहाँ पर। और आरती टिक्कू यहाँ बैठी हैं, ये बता देंगे कि असल में जिम्मेवार कौन है जो कश्मीर के आज हालत हैं। क्या वो पंडित नेहरू नहीं हैं, क्या वो इंदिरा गांधी जी नहीं हैं, क्या वो राजीव गांधी नहीं है अपनी दोस्ती निभाते निभाते। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ इसका। ये इतिहास है और इस इतिहास का इस इतिहास का वर्णन बार बार होता है तो इनको चुभता है। और अब क्या कि इतिहास का सही पक्ष सामने आ रहा है, चिट्ठी पत्री क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट खुलकर दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं, तो इनको दिक्कत होती है। ठीक, महिमा जी जवाब दीजिए।
वो कह रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएट ही आपकी की हुई है, तो हम आपको कहां से सोल्यूशन बता दें। इसका जवाब दीजिए, जो इन्होंने दो चीजें कही, फिर उसके बाद आरती टिक्कू। ये तो पता चल रहा है सचिन जी कि 2024 नजदीक है, और जिस तरह से नजदीक आ रहा है और जिस तरह से भाजपा जो है वो हड़बड़ाहट में दिख रही है और ये भावनात्मकता वाले फैसले और ये ध्रुवीकरण वाले फैसले करती हुई दिख रही है, वो स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मेजर जनरल ने बहुत सी बातें कही, उनमें से ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूं, कुछ बातों से असहमत भी हूं, लेकिन मेजर जनरल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, बड़ी रोचक बात कही थी। उन्होंने 1971 का यहाँ पर हमें एक रिमाइंडर दिया, उन्होंने याद दिलाया कि 1971 में हम लोगों ने क्या किया था। उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि शायद सरकारें कुछ कमजोर रही होंगी, फिर उन्होंने 1971 की बात की, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं उनकी कि उन्होंने की, क्योंकि भाजपा बार बार इमरजेंसी की बात तो करती है, जिसके लिए हम क्षमा याचना देश के नागरिकों से कर चुके हैं, लेकिन भाजपा 71 की बात नहीं करती। अभी इंदिरा गांधी की बात और नेहरू की बात और राजीव गांधी की बात तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने की, लेकिन वो भूल गए कि चंद मिनटों पहले ही मेजर जनरल ने 1971 का जिक्र किया था, और 1971 के पीछे कौन सी शक्ति थी। हमारी नेता, हमारी प्रधानमंत्री, इस देश को आज तक जो इकलौती महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी है, इंदिरा गांधी जी थी उसके पीछे, जो लौह स्त्री आज तक इस विश्व में जानी जाती हैं अपने फैसले के लिए। लेकिन उन्होंने उस समय किस तरह से कड़े फैसले लिए और क्या किया, उसका अंजाम आज हमारे सामने है। एक और बात बड़ी रोचक यहाँ दिखाई दी, देखिए काउंटर अटैक तो हमने देख लिया भाजपा का, स्पष्टीकरण हमें फिर भी नहीं मिला 2 सवालों पर जो हमने पूछे थे। पहली कड़ी में जब भाजपा के प्रवक्ता बोले तो ये बोले कि कुछ है ही नहीं, वहां पर कोई समस्या ही नहीं है। आज कश्मीर जो है, बड़ा उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आज कश्मीर के अंदर शांति, अमनो शांति जो है वो पुरजोर है, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ, सब चंगा सी वो उनकी वक्तव्य से लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी उनके दूसरे वक्तव्य में स्पष्ट हुआ जब उन्होंने कहा कि अगर कुछ आ भी गई है समस्या तो उसको भी जो है वो हम सुलझा लेंगे, और उन्होंने कहा थोड़ी गड़बड़ी अगर हुई भी है तो उसका सॉल्यूशन पीओके से है। उन्होंने अपनी पोजीशन को खुद वीक कर लिया। आप इनकी पहली कड़ी को सुने और दूसरी कड़ी को सुने, उससे स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने आप उत्तर दीजिएगा, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था सचिन जी, मुझे मेरी बात पूरी रखने दें। ठीक है। ये इन्होंने अभी यहाँ पर जो सारी बात कही, चाहे वो पहली कड़ी में कही हो चाहे वो दूसरी कड़ी में कही, इन्होंने मुझे 2-3 नाम भी याद आ गए। मुझे रजनी बाला का नाम याद आया, जिनकी हत्या 31 मई को हुई थी, एक स्कूल टीचर थी। सुनील भट्ट का नाम याद आया। मुझे वो साक्षात्कार याद आए जो अभी 2021 के अंदर जब पलायन जोरों पर था और कश्मीरी पंडितों के साक्षात्कार मीडिया को जो है विवश कर सकती है भाजपा सरकार में होके। और इस बात को तो सीजेआई रमन्ना बोल के गए थे, मैं नहीं बोल रही, जो सीजेआई अभी जिन्होंने ऑफिस छोड़ा था, सीजेआई रमन्ना ने कहा था। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। 3 पॉइंट आपने कि कश्मीर के साक्षात्कार यूट्यूब पर बहुत मौजूद हैं और वो बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें 20 साल पुरानी यादें हमारी ताजा हो गई। मैम अब ठीक है, आपने क्योंकि नाम लेकर के पर्टिकुलर ही कहा था जनरल के सिन्हा, वरना मैं भी 78 पे आपको 71 पे जो है आपको बोल सकता था, रवि बटल दे सकता था। नहीं ठीक है, क्योंकि अब जनरल सिन्हा ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने 71 का जिक्र किया था कि वहां पर इच्छा शक्ति कैसे दिखी थी 71 की, वो जनरल सिन्हा ने बता दिया था। अब वो शायद आज जो करें वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन तब जो किया, ठीक, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, स्टेटस को सेम रहना चाहिए। इच्छा शक्ति ना, ठीक है। जनरल सिन्हा इसका रिप्लाई, फिर उसके बाद आरती टिक्कू। नहीं ठीक है, जनरल सिन्हा इसका रिप्लाई, फिर उसके बाद आरती टिक्कू। मैं बात, हाँ, मुझे छोटी सी टिप्पणी करनी है। आपने मेरा आता हूं सिंह साहब, मैं आपको, जी हाँ, जरा मैं बोलूं। हाँ सचिन जी बोलिए। देखिए, थैंक यू जनरल साहब। देखिए जो महिमा मैम जो बता रही हैं, हाँ सुने, जरा ध्यान से सुनिए। ना तो हम कोई पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम तो देश की सामरिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखिए 1947-48 में हम मुजफ्फराबाद में बैठे थे, मगर आपको तो नहीं कहूँगा, पर उस देश के उस समय सियासतदान ने रोक दिया, नहीं तो पीओके को कोई सवाल ही नहीं था कि पीओके होता। हम तो उस दौर थे। इन 65 मैम आपको बता दें, हाजीपीर पास वही है गेटवे टू जाने के लिए पीओके में, वो वापस करवा दिया पाकिस्तान को, वापस जीता हुआ हाजीपीर। यार ये ब्रिगेडियर उस्मान की 1947 की बात आपको नहीं, 71 में मैंने क्या कहा, हम यदि कर सकते हैं बांग्लादेश बना सकते हैं और
आरपी सिंह ने बताया 93,000 प्रिजनर्स प्लेट में दे दिया, हमारे प्रिजनर तक को वापस नहीं लाए। मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूं, आप पैदा भी नहीं होंगी, मत डिफेंड कीजिए इन चीजों को, सामरिक चीजों को डिफेंड ना करें। आज क्या बात है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि पीओके को छोड़ दें। हम आज तो सचिन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि उन्होंने एक आह्वान दिया है कि पीओके को लेने का समय आ गया। आप इसके ऊपर में क्या डिबेट करना चाह रही हैं? क्या हमारे कि जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति गई है, आप अब आज जाके देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए हम पीओके की बात कर रहे हैं। और दूसरा एक और बात भी है ना, हम पुरानी बातों में ये किया, उसने वो किया, वो चीजें होती हैं। इसमें क्या ब्लेम के मैं नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है 47 48 में जो है हम बैठे हुए थे मुजफ्फराबाद में, या फिर उसके बाद हम बात करें 71 की, हम पॉलिटिकल विल की बात तो कर देते हैं, लेकिन उस मजबूरी की क्या बात करते हैं कि जब वहां पर हम बैठ करके जो है आसानी से टेबल पर लेकर के हम पीओके ले सकते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की, या कश्मीर समस्या की, पीओके की, तो जो गलतियां हुई हैं उनका नाम भी तो लिया जाएगा ना, जो उस वक्त सियासतदान थे उनका नाम भी तो लिया जाएगा ना, फिर इसमें क्यों घबराना? बिल्कुल सचिन, देखिए गलतियां तो हुई है, ऐतिहासिक गलतियां हुई है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गलतियां की है, तो इसमें तो बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए किसी भी पत्रकार को जो निष्पक्ष हो। वो तो ये कहेगा कि नेहरू से लेकर इंदिरा तक, इंदिरा से लेकर राजीव तक, राजीव से लेकर वाजपेयी जी तक ने गलतियां की है। ये गलती जो ऐतिहासिक गलती है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वाकई उसका जो पहला जो कदम उठाया, वो 5 अगस्त 2019 को जो उठाया, वो ऐतिहासिक है अपने आप में। उन्होंने पूरे 75 साल की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, कितनी सारी पार्टीज आई, पावर में रही, कितने प्रधानमंत्री आए रहे, उन सब की गलतियां थी। इंदिरा गांधी को छोड़िए, राजीव को छोड़िए, वाजपेयी जी भी अमन की आशा तो कर रहे थे ना पाकिस्तान से, जबकि ये मालूम था कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1990 में, उसके बारे में तो बातचीत नहीं हुई। वो बातचीत कर रहे थे अमन की आशा कि हाँ बॉर्डर्स खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो करगिल पर चढ़ गए, और वो करगिल पे आ गए। तो गलतियां तो हुई है दोनों तरफ से, लेकिन सवाल ये है, मुद्दा क्या है? नरसंहार हो गया, उसकी कीमत किसने चुकाई? सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं ने। और उसकी कीमत, उसका बदला किसने लिया? किसी ने नहीं लिया। भारतीय फौज अभी भी गोलियां खा रही, पुलिस अभी भी गोलियां खा रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, झंडा लेके खड़ा है, वो भी गोलियां खा रहा है। तो क्या भारत की जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पॉलिटिक्स एक तरफ छोड़ के, क्या उनको इस पे सहमति नहीं होनी चाहिए कि ये जो नासूर रखा है पिछले 75 साल से, 1947 से लेकर अभी तक, क्या इस नासूर का पूरी तरह से सफाया नहीं होना चाहिए? क्या? एब्सोल्युटली अहमद अयाज, इसमें तो किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए ना। जिस धरती का, आपकी अपनी धरती का, मेरी अपनी धरती का इस्तेमाल उस पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को मारने के लिए टेरर कैंप से किया, वो तो नासूर ही रहा ना, और अब तक भी वो कश्मीरियों को मार ही रहा है। उसे वंस एंड फॉरएवर खत्म किया जाए। आज देखिए सचिन, आज 75 साल के बाद हम ये बातें करते हैं, ये कि भाई उस वक्त ये गलतियां हुई, वहाँ ये गलती हुई, उधर ये गलती हुई, ये तो 75 साल के बाद हम कह रहे हैं। लेकिन इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमको 75 साल पहले जाना चाहिए कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेडर्स वो श्रीनगर तक पहुंच चुके थे, और महाराजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि वो मिलिट्री हेल्प ले लेता हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान नहीं थे, और सुनिए, हिंदुस्तान के पास नेहरू जी के पास भी, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नेहरू जी के पास भी कोई, आप मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए ना, पहले कंप्लीट तो करने दीजिए, फिर आप बोलिए। नेहरू जी के आप गलत बयानबाजी कर रहे हो, ट्राइबल नहीं थे, वो पाकिस्तान के भेजे हुए फौजी थे। अगर वो जैसे कारगिल में भेजे थे उन्होंने, अगर वो कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं करते, अरे वो पाकिस्तानी आया था, चलो ट्राइबल मत कहिए, पाकिस्तान कौन सी कंडीशन एक्सेप्ट करते? वो तो हरि सिंह जी ने, महाराजा हरि सिंह जी ने तो जुलाई में क्या दिया था कि हम तो तैयार हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने संदेश जुलाई में भेजा था, और ये मैं नहीं कह रहा, पंडित नेहरू जी ने पार्लियामेंट में माना है। आप काय को झूठ बोलते हो? नहीं, बीजेपी जनाब, आप मुझे सुनिए पहले,
मैं सुनिए पहले, सच बोलने आप की मैं सही हिम्मत बात पर रखो। आ रहा हूँ, मैं सही बात पर आ रहा हूँ, यहाँ आप 14 मत जुलाई करिए आप, 1947 मैं सही बात पर आ रहा हूँ। महाराजा हरि आपकी सिंह ये बहुत ने गलत बात है, जब अपना कोई सही बात पर आ रहा है पंडित तो नेहरू जी को, आप और डाइवर्ट कर पंडित लेते हो। नेहरू जी ने मना उस कर वक्त दिया। नेहरू जी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, बल्कि कंडीशंस एक्सेप्ट करना, इसलिए कंडीशंस उसने एक्सेप्ट की। अगर वो नहीं करता तो हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन नहीं होती और पाकिस्तान श्रीनगर ऑलरेडी आया था, वो ये हिस्सा भी ले लेता उसका। अपनी दोस्ती निभा रहे थे शेख अब्दुल्ला के क्या साथ। बात कर रहे हैं? शेख अब्दुल्ला पिक्चर में नहीं था, ये गलत बोल रहे हो आप। शेख अब्दुल्ला पिक्चर में नहीं था, एक्सेशन महाराजा ने की और महाराजा और नेहरू के पास कोई अरे महाराजा भाई वो हरि- एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वही सारे महाराजाओं ने किया, सारी प्रिंसली स्टेट्स के महाराजाओं ने सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए महाराजा हरि सिंह तो कब से एग्री थे। हाँ बिल्कुल, महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह इसलिए इंसर्ट करना पड़ा उस वक्त, नेहरू को एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं तो पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को नहीं चला सर, जाता। ये आपने गलत अगर इतिहास उस पढ़ा हिंदुस्तान है। एक्सेप्शन- नहीं सर, ये गलत इतिहास पढ़ा एक्सेप्ट नहीं आपने। करता। आपको गलतफहमी है, आप झूठ बोल रहे अरे हैं। मैं सही इतिहास आप बता झूठ रहा बोल रहे हैं, आपको हूँ, बताइए गलतफहमी है। गलत कहाँ है, आप ये वो इतिहास जो- की जानकारी ये वो- नहीं पूरी। बताइए ये- गलत कहाँ है, बताइए गलत कहाँ पर है, आप बताइए ना। 14 मैं बता रहा जुलाई हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर 1947 नेहरू जी उस वक्त ये जो conditions conditions आप बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, एक्सेशन क्या नहीं बोल रहे हैं आप? और एक्सेशन नहीं होता तो हिंदुस्तान के वहाँ पास के जो कश्मीर नहीं रहता। प्रधानमंत्री थे महाजन जी, उनको भेजा उन्होंने। अच्छा ठीक है, मैं उन्होंने नहीं, भेजा इन्होंने कहा ना, और इन्होंने कहा चैलेंज कि किया कि हम मैंने तैयार क्या हैं। गलत कहा। इन्होंने कहा ना महाराजा हरि सिंह, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आरपी सिंह साहब, नहीं मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इनका इतिहास गलत है, ये इतिहास तोड़ मरोड़ की यही तो है, टेक्स्ट बुक में जो है वहाँ की जो है कई सेपरेट्स और बाकी चीजें हैं वो सब फैलाते रहे हैं। बताइए सचिन, हाँ ठीक है, मैं बता आरटीटी को बताइए संक्षिप्त। सचिन पूछिए, देखिए, सचिन इनका- पूछिए मुझे। नहीं एक सेकंड, अब सुन लीजिए जो आपने मुझे बताया ना, सुन बताइए। लीजिए। हाँ अयाज साहब सुन लीजिए, आपका प्रॉब्लम है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से पाकिस्तान के लिए जो सिंपैथी है वो आपके मन से गई नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको अभी भी फैंटेसी है कि पाकिस्तान आएगा, जो आपने झूठ बोला कश्मीर में कई सालों से, 75 सालों से, कि पाकिस्तान आएगा ले जाएगा। 1990 में तो यही नारे सुने हम कश्मीरी हिंदुओं ने कि यहाँ क्या बनेगा पाकिस्तान। तीसरी बात सुनिए, तीसरे बात, ये बदतमीजी के साथ मेरे से बात मत कीजिए। मैं 47 की बात कर रहा हूँ कि उस मैं वक्त क्या हुआ। 47 की बात सुनाती हूँ आपको, सुनिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। 47 की बात सुना रही हूँ आपको, सुन मैं लीजिए। 47 की बात कर रहा हूँ कि 47 उस वक्त की क्या बात हुआ। सुना रही हूँ, सुन हाँ, लीजिए बताइए। आप सुन लीजिए। महाराजा हरि, आप बताइए। कह रहे हैं कि अगर बताइए। कंडीशंस नहीं की होती एक्सेप्ट तो ये नहीं होता पाकिस्तान आके। ऐसा नहीं है, महाराजा वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल ऑटोनमस रहे, वो भारत का ही हिस्से में बनना चाहते थे, उनकी मंशा थी। और कई एमिसरीज जो है उनके बीच में, सरदार पटेल के बीच में कई बातें हुई, नेहरू को मैसेजेस गए, तो ये आपको मालूम नहीं है। तीसरी बात ये ऐसी है जो कंडीशंस जो है, ये शेख अब्दुल्ला ने कंडीशंस बाद में लगाई। ये शेख अब्दुल्ला की जो दोहरी नीति थी, ये उसका हरि सिंह को छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं कहा, हरि सिंह ने ये नहीं कहा कि 370 लगाइए, हरि सिंह ने ये नहीं कहा कि वो जो कंडीशंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो है वो 370 ये शेख अब्दुल्ला ने बोला, ये शेख अब्दुल्ला ने बोला। आपको इतिहास नहीं मालूम है, ये शेख अब्दुल्ला ने बोला। पढ़ के आइए, क्या मतलब है? आपको नहीं मालूम। ये शेख अब्दुल्ला की जो अपनी सेटिंग थी अमेरिकियों के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ, और उसकी वजह से। भारत में किसके साथ? हाँ, और भारत में भी जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनके साथ, तो छोड़ दीजिए, आपको इतिहास नहीं मालूम। आपको इतिहास नहीं मालूम है। मैं बताऊंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं जरूरी रिस्पॉन्ड करना, ये शेख अब्दुल्ला की कंडीशन थी, ये महाराजा हरि सिंह की कंडीशन नहीं थी। आप दोबारा से इतिहास पढ़िए, सारी प्रिंसली स्टेट्स का इतिहास पढ़िए, और सबने सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। बकायदा ये टेक्स्ट बुक में बकायदा ये इतिहास का हिस्सा है कि महाराजा हरि सिंह तो कब से एग्री कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला, नहीं बिल्कुल सर, ये तो बकायदा आपने भी पढ़ा, बकायदा ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है ना सर, कि शेख अब्दुल्ला की किस तरीके से यहां पर बात हुई, कैसे उन्होंने नेगोशिएशन किया, कंडीशंस कौन सी लेकर के आए, फिर उसके बाद 370, वरना पीओके क्या, वो पूरा एज इट इज कश्मीर जो है, महाराजा जो है भारत में विलय के लिए एक्सर्शन जो बना था दस्तावेज, वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका था। ये तो करेक्ट आपको करना ही पड़ेगा ना। मैं वापस आऊंगा आपके पास। बिलाल, आप काफी देर से कुछ कहना चाहते थे, यहां पर पहले हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं।
मुंबई में यूएनएससी की मीटिंग में पाकिस्तान की पोल खुली। भारत ने आतंकी का ऑडियो चलवाया। क्लिप में 26/11 में शामिल साजिद मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा है। पाकिस्तान पीएम के खिलाफ लाहौर में इमरान खान का मार्च। कहा, भारत की विदेश नीति अच्छी, मैं आईएसआई की पोल खोलूंगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर घिरे केजरीवाल। आरटीआई में 101 करोड़ देने का खुलासा। एक साल में 62 करोड़ की फंडिंग। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले पीएम मोदी, केंद्र और राज्य की एजेंसी मिलकर काम करे। अमृत पीठ निर्माण के लिए देने होंगे अगले 25 साल। दिल्ली में यमुना घाट और कालिंदी कुंड में छठ की नहीं होगी पूजा। पूजा सामग्री डालने पर भी रोक। एनजीटी ने अनुमति देने से किया इनकार। बीती ताई बिछाड़ दे आगे की सुधले। ठीक है, इतिहास है, इतिहास से गलतियां हुई है यार साहब। ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। अहमद दयाल साहब, गलतियां हुई हैं। आरती टिक्कू ने भी दोहराया तमाम गलतियां जो है वो नेहरू के वक्त से लेकर के वाजपेयी के वक्त तक, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन अब जब वक्त है, हमारी सेना के ऊपर जब हमें गर्व है और वक्त आ गया है बिलाल खान, तो क्यों नहीं हम एज ए पैनलिस्ट हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के कहते हैं कि हाँ हमें अपनी सेना पर भरोसा है और जाइए पीओ के लेकर के आइए। हमारी कोई सरकार पे भी भरोसा है, हम क्यों नहीं एक मत हो जाते। बिल्कुल सचिन जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि हम एक मत हो के सारे पैनलिस्ट हों या देश का एक एक नागरिक हो, वो ये कहे, आवाज़ उठाए कि हम पीओ के लेके रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लेंगे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरीके से गलतियां हुई हैं इतिहास के अंदर, चाहे वो नेहरू जी से हुई हों, चाहे वो इंदिरा जी से हुई, राजीव जी से हुई हों, अटल जी से हुई हैं, जब भी तो ये इतनी हिम्मत हो गई कि पीओ को हमने दे दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। अगर ये गलतियां नहीं हुई होती तो कैसे उनकी हिम्मत हो जाती। कुछ चीज़ें इस तरीके से की गई हैं कि इतिहास में जैसे चाहे हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी लीडरशिप रही हो, उनकी गलतियों की वजह से आज हम इस नतीजे पर हैं कि हमको अपना ही कश्मीर का एक अंग लेने के लिए मांग करनी पड़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है 8 साल इस सरकार को हो चुके हैं। मोदी जी की इतनी ताकतवर सरकार है जो पाकिस्तान में घुस के जो है एयर स्ट्राइक कर सकती है। जिस तरीके से देश ने देखा तो पीएको का 8 साल हो चुके हैं, क्यों नहीं आप लोग ले सकते। हम तो कह रहे हैं, यहाँ से दावा करिए आपको कि एक मत हो गए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको आज एकजुट होकर ये कहना होगा कि हम पीओ को लेकर रहेंगे। लेकिन जो आज राजनीति स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 साल से एक मजबूत सरकार है, जब गुजरात के अंदर इलेक्शन आने वाले, हिमाचल के अंदर स्टेट, तो एक वहाँ से स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है राजनाथ सिंह द्वारा और भी इनके लीडर द्वारा कि हम लेके रहेंगे, कि 8 साल और 15 साल आपकी सरकार को हो गए लगाकर, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बिलाल, बातें हो रही हैं। हर दूसरे महीने 6 महीने में इलेक्शन आते रहते हैं। सेना का इलेक्शन देख करके स्ट्राइक सेना का नहीं कह रहा, मैं सेना पे सवाल नहीं उठा सकता। मैं उठा रहा हूँ जिस तरीके से देश में बैठी हुई सरकार है। राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है बात को तो इलेक्शन से क्यों ना जोड़ा जाए। इससे पहले 8 साल से मजबूत सरकार है, क्यों नहीं आपने कोई कदम उठाया कि आगे बातचीत करें, उसको हम लोग वापस लें। लेकिन नहीं, इनको राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं, ऐसे बयानबाजी कराई जाती है देश के अंदर। चाहे वो आज देखा हो किस तरीके से मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, चाहे वो आज घर वापसी की बात करते थे, सीए एनआरसी, इनके यही मुद्दे रह गए, घर वापसी, लाउड स्पीकर, मस्जिद, यही करते रहेंगे देश में। वर्क बोर्ड लेकर आगे, अरे अपने देश के जो लोग हैं उनको तो पहले खुश कर लीजिए। जो पीओ अरे वो अपने देश के लोग हैं, हाँ अपने देश के लोग हैं, के वाले अपने ही देश के लोग हैं। खुश कर लीजिए, क्या होता है, चाहिए, जिनको एजुकेशन चाहिए, इससे ज्यादा जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको सर इससे ज्यादा खुश तो पूरी दुनिया में, चौथे नंबर सर इससे ज्यादा खुश तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। खैर वो भी अपने ही लोग हैं, वो भी अपने ही लोग हैं सर, अपने ही लोग हैं ना पीओ के वाले, देश में रह रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं सर, वो भी अपने ही लोग, ख्याल नहीं रखा जाएगा, वो भी अपने ही लोग। पावर्टी इधर देख लीजिए देश के अंदर कितने नीचे जा चुके हैं बेरोजगारी के दर में। तो क्या मतलब पीओ के ना लें, पीओ को ले, लेकिन आज राजनीति क्यों कर रहे हैं इस पर।
कौन सी राजनीति है? राजनीति यही हो रही है। इससे पहले 8 साल मजबूत सरकार है, क्यों नहीं पीओ के लेकर गया? अब इलेक्शन आगे, उससे पहले बयान दे दिया। तो अब लीजिए ले ना, तो हम रहे हैं साथ ना, हैं। तो अब ले तो रहे हैं ना। लीजिए, हम कम मना कर रहे हैं, मतलब हम कौन सा उनको सपोर्ट कर रहे हैं? 5-52 लीजिए, में 6 बजे लेकिन तक थोड़ा आरपीएन लेंगे। सिंह और इनके जो नेता हैं, अरे वो आपको ऐसे कहना टाइम पर पड़ेगा ना बयानबाजी कि हाँ करते हैं। हमें यकीन है सेना पर और इस राजनीतिक सेना पे शक्ति कोई पर। सवाल नहीं उठा सकता ना हम उठाए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सवाल कर सकते हैं। अपोजिशन में देखिए, के लेकिन लोग भी कर सचिन सकते जी- हैं, हम भी कर सकते हैं। इस देश का हर नागरिक भाई, कर सकता राजनीतिक है। अगर शक्ति- मोदी जी से सवाल कर लिया, ये नहीं है देश की सेना से सवाल कर लिया, वो अलग है। हर चीज में ये अपनी चीज को राजनीति बनाने का काम करते सचिन हैं। जी- अगर देश अच्छा, की सेना सुन- लड़ाई लड़ रही है हमारे देश में, तो ये अपना ले लेते हैं कि बिलाल- हमने से बिलाल, अटैक इतना कर पता दिया। होना चाहिए देश आपको। की सेना का सम्मान है। इतना पता होना चाहिए, सेना भी जो होती है ना वो सरकार से कोऑर्डिनेटेड होती है। सेना भी जो है रक्षा मंत्री कि ये और ना तमाम चीजें 1971 में coordinated इंदिरा होती है। गांधी जी ने घुस और के पॉलिटिकल पाकिस्तान बिल को अगर सचिन होती है जो वो है, तभी जिस काम तरीके से करती यूज है। एक कराया, सेकंड हो उसको गया, बात नहीं करेंगे। आपका सामान्य एक ही ज्ञान चीज- मैंने एक ही देख चीज को लिया, करेंगे। आपका सामान्य ज्ञान मैंने देख लिया। आर्टिकल लास्ट कमेंट। सचिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक लोकतंत्र है और रक्षा मंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो भारत की जनता को कुछ बोल रहे हैं। Exactly. और जनता ही जनार्दन है। जनता का समर्थन होगा तो भारत की सरकार, भारत की फौज जो है उनमें वो बल होगा कि वो ये कर सके। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। बिल्कुल भारत की सरकार को बिल्कुल जनता के सामने ये सवाल रखने चाहिए, इन पे डिबेट होना चाहिए, एक कंसेंसस बनना चाहिए। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि रक्षा मंत्री ने ओपनली ये कहा और एक डिबेट जो है एक शुरू किया, क्योंकि भारत की जनता को ये समझना चाहिए कि पीओके जो है वो एक नासूर है। उनकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उस एरिया को, उस टेरिटरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया और हम बिल्कुल, लोगों नहीं, का जाहिर सी जेनोसाइड बात है। कराया। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। आई एम सॉरी महिमा, आई वांटेड टू गिव यू सम मोर टाइम, जो कि मैं लास्ट में देना चाहता था, नहीं दे पाया। आरपी सिंह साहब, सेम विद यू। और लेफ्टिनेंट जल साहब, आपको भी मैं टाइम देना चाहता था, जो कि मैं लास्ट कमेंट के लिए नहीं दे पाया। दोबारा किसी डिबेट में जरूर मिलेंगे, आपको दोबारा वक्त दूंगा। फिलहाल राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उस पर भी यकीन करना पड़ेगा। राजनीतिक जो आपकी आइडियोलॉजी है वो अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम जब बात भारत की आती है तो वहां पर एक होना, अटूट होना और सेना के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है।